Very good morning, students. Welcome to economics class. Today we are in the continuation of chapter number 7, aggregate and demand and aggregate supply. In our last class we had covered about the consumption function. हमने पढ़ा था that what consumption function is, जिसमें मैंने आपको explain किया था that it is basically a algebraic or functional relationship between the income and the consumption that is being done by the household sector. ठीक है, तो हाउस होल्ड जो भी खर्चा करता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम जो कंजम्पशन करते हैं तो दैट विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द सेक्टर. तो इनकम और कंजम्पशन के बीच के जो रिलेशनशिप होता है, जो जो इक्वेशन होती है, दैट इज़ कंजम्पशन फंक्शन. तो नाउ वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग दैट टॉपिक. उसमें हमारे कुछ दो छोटे टॉपिक्स रह गए थे. दैट वाज स्लोप ऑफ द सी फंक्शन दैट इज़ कांस्टेंट, क्योंकि हमारा अगर हमारा स्लोप ऑफ सी फंक्शन कांस्टेंट है तो हमारा एम पी सी मतलब कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज़ आल्सो नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मीन्स कि एक एक्स्ट्रा रुपी जब हम अर्न करते हैं तो उसमें से हम कितना सेव करते हैं और कितना हम कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम 1 रुपया एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उसमें से 80 पैसा जो है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं और 20 पैसा हम सेव कर रहे हैं. ठीक है, सो सिंस वी नो दैट द स्ट्रेट लाइन हैज़ अ कांस्टेंट स्लोप, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी स्ट्रेट लाइन होती है, जो भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनता है, उसका जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, सो द स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इंडिकेट्स द कांस्टेंट स्लोप ऑफ सी फंक्शन इम्प्लाइंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम टू बी कांस्टेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑल लेवल ऑफ इनकम. मीन्स कि जिस भी लेवल ऑफ इनकम पर अगर हम हैं, अगर हम जितना भी एडिशनल हम इनकम अर्न करेंगे उसमें जो परसेंटेज रहेगी बिटवीन दी कंजम्पशन एंड सेविंग वो जो है इक्वल रहेगी. ठीक है, तो हमारा जो सी फंक्शन है इट विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम. तो सच सी फंक्शन इज नोन एज लीनियर कंजम्पशन फंक्शन बिकॉज इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट MPC. It suggests that every time there is a rise in income, a constant proportion of it is converted into consumption. ठीक है, तो consumption function is linear and MPC is 0.8. So it suggests that every time there is a rise in income, 80% of that income is converted into consumption. So because it is a constant line, it is a straight line which indicates that marginal propensity to consume is constant and same at all the levels of income. तो जितनी बार भी हम इनकम जो है इंक्रीज़ करते हैं, इनकम हमारी बढ़ेगी जिस भी पॉइंट पे, तो ये माना जाएगा कि आउट ऑफ दिस इनकम 80% नीड्स टू बी कंज्यूम्ड. राइट, तो 80% जो है हम कंजम्पशन में उसे कन्वर्ट कर लेंगे. नाउ हाउ डू वी प्रेजेंट द कंजम्पशन फंक्शन एल्जेब्रिकली? इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं? तो यू कैन सी वी नो दैट कंजम्पशन इज़ रिलेटेड टू इनकम. तो हमारा सी गिवन है, तो जो टोटल कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? सी डैश. नाउ द सी डैश इज़ दी, इट रेफर्स टू द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन. जो हमारी इनकम ज़ीरो है तो जिसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं, मैंने क्लास में समझाया था. तो दिस सी डैश इंडिकेट्स दी कांस्टेंट और मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन. इट इज़ द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो. ठीक है, तो हमारी इनकम जब ज़ीरो है तो हमारा वैल्यू ऑफ कंजम्पशन कितना रहेगा? नाउ द पैरामीटर बी, जो वाई के साथ जो बी गिवन है, इट इज़ बेसिकली द रेट एट विच कंजम्पशन इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज इन इनकम, जिसको हम चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई. तो बेसिकली ये जो बी है इट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. जो बी शो कर रहा है वो बेसिकली स्लोप बता रहा है, MPC बता रहा है. ठीक है, तो चेंज इन कंजम्पशन, अगर हम इस चीज़ को अज्यूम करके चलते हैं, जो गिवन है, हमें जो फिगर हमने लास्ट क्लास में ली थी, यू कैन सी इट इन योर बुक, कि जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, मतलब जो हमारी इनकम ज़ीरो है उस टाइम पे भी हम 20 जो है कंज्यूम कर रहे हैं, और हमारा MPC अगर 0.8 है, तो इन वैल्यूज़ को जब हम यूज़ करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारी टोटल कंजम्पशन निकलती है C इज़ इक्वल टू 20 प्लस 0.8y. तो 0.8 बेसिकली जो B गिवन है उसे हम MPC के साथ रिलेट कर रहे हैं. B इज़ नथिंग बट दी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर एस्टिमेट करें तो हम अगर अलग अलग वैल्यूज़ डालते हैं इनकम की इस इक्वेशन के अंदर तो हमें कंजम्पशन की अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाएगी. सो सिंस हमारा कंजम्पशन फंक्शन है C इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8y, तो अगर हमारी इनकम ज़ीरो है तो उस टाइम पे जो
हमारा टोटल कंजम्पशन होगा, इट विल बी 20 प्लस पॉइंट ए इंटू ज़ीरो, दैट विल ब्रिंग यू टू 20। अगर हमारी इनकम जो है 0 से 50 हो गई तो हम उसको जब इस कंजम्पशन फंक्शन में डालेंगे तो इट विल बी 20 प्लस पॉइंट ए इंटू 50, दैट गिव्स यू 20 प्लस 40, तो वो 60 हो गया। उसी तरीके से जब हम फर्दर अपनी इनकम को इस इक्वेशन में डालते जाएंगे तो हमारा कंजम्पशन जो है वो हमें मिल जाएगा। तो अगर आपको याद हो जो हमने प्रीवियस क्लास में टेबल पढ़ा था, आप अपनी बुक में देख सकते हो कि जब हमारी इनकम 0 थी तो हमारा कंजम्पशन 20 था, जब इनकम 50 हुई तो कंजम्पशन 60 हो गया, फर्दर इनकम 100 हुई तो हमारा कंजम्पशन भी 100 हो गया, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट हमने बोला था। एंड जब हमारी इनकम 150 हुई तो हमारा कंजम्पशन जो है वो 140 हो गया। तो वी कैन फाइंड आउट these estimate find that the estimated values of consumption are exactly the same in table 3. So we can say that value of C, once we know, we can find the value of C once we know the value of autonomous consumption and income। ठीक है, तो जब भी हमें क्वेश्चन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन और से इनकम के बारे में गिवन होगा तो बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज़ द कंजम्पशन फंक्शन, तो हम अलग अलग वैल्यूज़ के बेसिस पे जो है कंजम्पशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम में किस तरीके से न्यूमेरिकली ये पूछा जा सकता है, सपोज हमें कंजम्पशन फंक्शन जो है, हम वी नो दैट कंजम्पशन फंक्शन इज सी इक्वल्स टू सी डैश प्लस एम पी सी इंटू वाई, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम देखें कि हमें सी डैश गिवन है दैट इज़ 200, एम पी सी हमें बोला गया है 0.5 और इनकम है हमारी 1000, तो कैन वी कैलकुलेट द कंजम्पशन। तो अब हम सारी वैल्यूज़ को जब सब्सटीट्यूट कर देंगे इस फंक्शन में तो हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 200, एमपीसी इज 0.5 एंड इनकम इज 1000। so when we will include all these values in this equation, then we will get the our total value of consumption. So this is how we find out the consumption function। okay, next is saving function। again saving function is also dependent on income। तो हम जब इनकम जब हम भी अर्न करते हैं तो इधर इट इज़ कंज्यूम्ड और इट इज़ सेव्ड। तो अगर हम ये बोले दैट इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो वो कहना गलत नहीं होगा। सो सपोज इफ़ यू आर अर्निंग इनकम ऑफ ₹100 पर मंथ, जिसमें से मैं 70 रुपीज़ कंज्यूम करती हूँ और 30 रुपीज़ सेव करती हूँ, तो मेरा अगर जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी 100 इक्वल्स टू 70 प्लस 30, राइट। तो वी नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द हाउ सी बिहेव्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, कि सी का बिहेवियर हमने इनकम के कॉन्टेक्स्ट में देख लिया है। नाउ वी विल डिस्कस द बिहेवियर ऑफ एस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाई। तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। तो अब जो हम अलजेब्रिक इक्वेशन या अलजेब्रिक फंक्शन जो फाइंड आउट करेंगे दैट विल सिग्निफाई द रिलेशन बिटवीन द सेविंग एंड द इनकम। ओके, सो जब हमें सी फंक्शन पता चल जाता है तो एस फंक्शन फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। जैसे सपोज मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर आई एम अर्निंग 100 रुपीज़ एंड आउट ऑफ विच 70 आई एम कंज्यूमिंग, तो आप इजीली पता लगा सकते हो दैट व्हाट कुड बी माय सेविंग। तो अगर हमें इनकम पता है और कंजम्पशन पता है तो हम सेविंग्स जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी एंड एस कंजम्पशन एंड सेविंग्स आर द टू components ऑफ इनकम, एंड बिकॉज बोथ सी एंड एस आर डिटर्मिन्ड बाय वाई, तो लेट अस जस्ट टेक द सिमिलर टेबल जो हमने टेबल 3 जो पहले लिया था, जिसमें हमारी इनकम 0 थी, कंजम्पशन 20 थी, 50 पे हमने हमारी कंजम्पशन 60 हो गई, जब हमने 100 अर्न किया तो हमारी कंजम्पशन 100 है, एंड व्हेन वी आर अर्निंग 150 तो हमारी कंजम्पशन 140 है। सो दिस इज़ द सेम टेबल दैट वी हैड रेफर्ड प्रीवियसली। अब इसी से अगर हम सेविंग्स निकालना चाहें तो एज यू नो दैट योर इनकम इज़ 0 एंड अगर आप 20 कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी सेविंग्स जो है, क्योंकि इनकम जो सेविंग होती है दैट इज़ इनकम माइनस कंजम्पशन, तो इनकम इज़ 0, कंजम्पशन इज़ 20, तो इसके बेसिस पे आपकी जो सेविंग्स है वो -20 हो जाएगी। इसलिए अगर आपको याद हो जो लास्ट क्लास थी जब हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था दैट इज़ इट इज़ डिनोटेड बाय दी नेगेटिव सेविंग्स, क्योंकि आपकी सेविंग्स को नेगेटिव कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जब हमारी इनकम 50 है एंड हमारा कंजम्पशन 60 हो गया, तो अगेन हमारी इनकम इज़ लेस देन द कंजम्पशन, तो हमारी जो सेविंग्स होंगी दैट विल बी -10। व्हेन वी आर कंज्यूमिंग 100 एंड वी हैव इनकम ऑल्सो ऑफ 100, तो हमारी सेविंग्स 0 है। एंड लास्ट पॉइंट पे जब हमारा इनकम 150 है और कंजम्पशन 40 है, तब जाके हमारी
+10 की सेविंग्स होगी। तो एस फंक्शन जो हमें स्पेसिफाई किया है इन दिस टेबल, दैट इज व्हेन सेविंग्स इज -20, savings is -20 when income is 0. This is because consumption is equal to 20 when y was 0. So we know that c plus s is equals to y, so that c is 20 and y is 0, then s must be -20. So simply इन्होंने मैथ्स का फॉर्मूला लगा के कि y is equal to c plus s करा है, तो y की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू गिवन है, तो s की जो वैल्यू आ रही है वो ये बता रहे हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपके सेविंग्स के भी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगेन दिस सेविंग इज ऑल्सो रिलेटेड पॉजिटिवली विद इनकम एज कंजम्पशन वॉज रिलेटेड पॉजिटिवली विद इनकम। तो ऑब्वियसली फिर इसका जो दोनों का ग्राफ है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। S remains lower than y, it is never greater than y because it is only a part of y. तो हमारी जो सेविंग्स है वो हमेशा y के नीचे रहेगी, क्योंकि जो सेविंग्स है वो इनकम में से ही निकलती है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी इनकम कम है और आपकी सेविंग्स ज़्यादा है। हमेशा आपकी सेविंग्स कम रहेगी आपकी इनकम से, बिकॉज सेविंग इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द इनकम। सो नाउ इफ़ वी मेक दैट टेबल, जो हमने अभी टेबल डिराइव किया है आउट ऑफ द टेबल 3, टेबल 4, उसका अगर हम डेटा सेट यूज़ करके एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो इट विल बी समहाउ लाइक दिस। हमें इनकम गिवन है ऑन दी एक्स एक्सिस और सेविंग्स को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया है। तो व्हेन आवर इनकम इज़ 0, आवर सेविंग्स इज़ -20, व्हेन इट राइज टू 50 तो हमारी सेविंग्स -10 हो गई। 100 पे हमारी सेविंग 0 हो गई, तो इट विल टच दी एक्स एक्सिस जो हमारा सेविंग कर्व है। एंड लास्ट में हमारी इनकम जो है इट इज़ +10, ओके। तो इट विल गो अबव दी एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे हमारी पॉजिटिव हो गई है सेविंग्स। तो एस लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम -20 बिकॉज व्हेन इनकम इज़ 0 हमारी कंजम्पशन 20 थी, तो दैट वाज नेगेटिव सेविंग। तो जितना हमारी कंजम्पशन हमने करी होगी उतना ही हमने नेगेटिव सेव किया होगा, तो वो उसी पॉइंट से वाई डैश से स्टार्ट होगा, नेगेटिव वाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो एस लाइन विल क्रॉस दी एक्स एक्सिस व्हेन वाई विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमारी सेविंग्स जो है वो 0 है, हमारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो गया। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। तो एस इज़ नो लॉन्गर नेगेटिव नाउ, इट इम्प्लाइज दैट बोरोइंग जो है अब फर्दर हमें नहीं चाहिए, अब हम अपनी रिक्वायरमेंट इसके बाद जो है वो खुद मीट कर लेंगे। एस लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप दैट इंडिकेट्स द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड द सेविंग्स, ठीक है। तो फर्दर हमें यहाँ पे इसकी ऑब्जर्वेशंस गिवन है। लेट्स जस्ट रीड अबाउट दीज ऑब्जर्वेशंस वंस। व्हेन S line starts from -20, it indicates the value of S when income is 0, ठीक है। Again S line is positively sloped which is moving upward from left to right, which shows that S is positively related to the income. Higher the income, higher would be the savings. S line crosses the x axis जब y 100 है, क्योंकि यहाँ पर आके हमारी सेविंग 0 हो जाती है और इनकम क्योंकि हमारी 100 है, तो कंजम्पशन जो है इनकम के इक्वल हो गया है। दिस इज़ नोन एज अ ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। सो जब S 0 होता है तब हमारी इनकम 100 है, जब S नेगेटिव है तो इट मीन्स कि हमारी इनकम 100 से कम है, और जब S पॉजिटिव हो गया तो मीन्स हमारी इनकम जो है वो अब 100 से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्लोप ऑफ S लाइन। हाउ डू वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ S लाइन? दिस वी कैन कंटिन्यू विद इन आवर नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए आप जो है जितना टॉपिक मैंने आज कवर कराया है उसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्लोप देख लेंगे और रिलेशंस देखेंगे, और इसका मैथमेटिकल जो प्रेजेंटेशन है सेविंग फंक्शन का, दैट वी विल फाइंड आउट, एंड देन दिस चैप्टर वुड बी ओवर। सो probably by next class this chapter will be over. So please go through the video carefully, read the content properly given in the book, and still if you have any doubt just let me know. Thank you very much.